नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे केयरप्लिक्स वाइटल्स ऐप का क्या उपयोग है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी SpO2 और पल्स रेट मापने में। अगला प्रश्न है, व्हाइट फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टरों के मुताबिक यह ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, यह केवल फेफड़ों पर ही असर डाल रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट बनाया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक रडार के लिए प्लान लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, नोटिफाइएबल डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि देश में कोई भी इसका केस पाया जाता है तो सरकार को बताना अनिवार्य है। दूसरा, भारत में टीबी, हैजा और डिप्थीरिया एक नोटिफाइएबल डिजीज है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, आगामी जून में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? इसका सही जवाब है भारत। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस खेल से था? इसका सही जवाब है बॉक्सिंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1971, 1973, 1975 या फिर 1983? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1973। हाल ही में चिपको आंदोलन के समर्थक सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के चलते निधन हो गया। वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 1973। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 75 मिनट में परिणाम दे सकने वाली कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? IISc बेंगलुरु, DRDO, ICMR या फिर IIT मद्रास? इसका सही जवाब ऑप्शन बी DRDO। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट डिप्को-वैन विकसित की है। यह किट 75 मिनट में परिणाम देने में सक्षम है। इस किट को कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। किट की शेल्फ लाइफ 18 महीने की है। इसे DRDO की प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज यानी DIPAS द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी DRDO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का ऐलान किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर सैमसंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का ऐलान किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी IE को 15 जून 2022 को बंद कर दिया जाएगा। इसे वेब ब्राउजर की दुनिया का अब तक का सबसे सफल ब्राउजर माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने नवंबर में मध्य अवधि चुनावों की घोषणा की है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब ऑप्शन ए नेपाल। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है। यह घोषणा नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए की। उन्होंने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे।
मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(7) के अनुसार की गई है। मंत्रिपरिषद ने पहले चरण का मतदान 12 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 19 नवंबर को कराने की सिफारिश की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 मई। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष इस दिवस की थीम 2021 हम समाधान का हिस्सा हैं यानी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रखी गई है। वर्ष 2020 में इसकी थीम हमारे समाधान प्रकृति में है यानी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर रखी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के कोविड-19 रोगियों का सारा खर्च वहन करने का फैसला लिया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के कोविड-19 रोगियों का सारा खर्च वहन करने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इससे पहले राज्य सरकार ने बीपीएल मरीजों को 35,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी यानी नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित कर दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और उसके सहयोगी संगठन युवा ने की है। यह अभियान देश भर में चल रहे कोविड-19 संकट को दूर करने और अपने परिवारों और पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। इन कार्यों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होस्ट किया जाएगा। इनके कार्यों में गलत सूचनाओं का पता लगाना, टीकाकरण के लिए पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और युवाओं द्वारा पीयर टू पीयर मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? कुवैत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ओमान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओमान। भारत और ओमान ने अपने अनुबंध के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है। सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह रक्षा मंत्रालय मस्कट में आयोजित किया गया था। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। ओमान की राजधानी मस्कट उसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम शुरू किया गया है? लंदन, न्यूयॉर्क, बेंगलुरु या फिर मॉस्को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने एक नए टीकाकरण कार्यक्रम वैक्स एंड स्क्रैच की घोषणा की है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को मुफ्त लॉटरी टिकट प्रदान की जाएगी जो राज्य द्वारा संचालित 10 साइटों में से एक से टीकाकरण कराने का विकल्प चुनते हैं। इन स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकटों में अधिकतम $5 मिलियन और न्यूनतम $20 का पुरस्कार शामिल है। बता दें कि अमेरिका में अब तक कोविड-19 टीकों की लगभग 280 मिलियन खुराकें दी जा चुकी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस राजपूत को कार्य मुक्त किया गया है। उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? पहला, आईएनएस राजपूत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागने की क्षमता वाला पहला पोत था। दूसरा, वह भारतीय सेना की रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाला भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज था। केवल एक, केवल दो,
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को कार्य मुक्त किया गया है। आईएनएस राजपूत को मई 1980 में कमीशन किया गया था। आईएनएस राजपूत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल को दागने की क्षमता वाला पहला पोत भी था। वह भारतीय सेना की रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला जहाज भी था। इसने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस और विभिन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चर्चा में रहे ईसीएमओ के बारे में सही है या फिर है? पहला, ईसीएमओ कृत्रिम हृदय और कृत्रिम फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसके उपयोग हेतु एक प्लास्टिक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ईसीएमओ का पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन है। डॉक्टर बहुत ही विषम परिस्थिति में ईसीएमओ को लगाने का विकल्प चुनते हैं। यह शरीर के बाहर कृत्रिम हृदय और कृत्रिम फेफड़ों की जोड़ी के रूप में कार्य करता है, जो रोगी के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और उसमें ऑक्सीजन जोड़ता है। ईसीएमओ मशीन रोगी की गर्दन, छाती या कमर के माध्यम से एक बड़ी नस या धमनी में प्लास्टिक ट्यूब डालने का काम करती है। यह ट्यूब रोगी के रक्त को ऑक्सीजनरेटर या कृत्रिम फेफड़ों में बहने देती है। इसे मुख्य रूप से 1960 के दशक में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हृदय संबंधी असामान्यताओं वाले नवजात शिशुओं के लिए विकसित किया गया था। मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब रोगियों के लिए अन्य सभी चिकित्सा विकल्प समाप्त हो जाते हैं और उनके फेफड़े अपने शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। शोधकर्ताओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से टीके महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए थोड़ा बेहतर काम करते हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या फिर मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।